हाँ जी, गुड इवनिंग। हमारे ये यूट्यूब ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का तीसरा या चौथा लेक्चर। ठीक। हम लोगों ने अभी तक जो बात की है, लोक सेवा की बात की है। लोक सेवाएं क्या होती है, मूल्य क्या होते हैं, मूल्य के बारे में पूरा कवर कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं लोक प्रशासन में नैतिकता या प्रशासन में नैतिकता। बराबर। लेकिन सबसे पहले प्रशासन में नैतिकता अंदर क्या क्या पढ़ना है वो बात दूर। पहले ये किया, पहले क्लियर किया जाए कि पहली बात तो क्या है, लोक प्रशासन क्या है, नंबर 2 नैतिकता क्या है। ठीक। तो शुरुआत करते हैं अपन लोक प्रशासन से ही। इसमें मुझे सिंपल सी चीज़ें पढ़ने हैं। लोक प्रशासन में नैतिकता से मुझे पढ़ना है, एक तो लोक प्रशासन क्या है, दूसरा प्रशासन में नैतिकता क्या है, प्रशासनिक नैतिकता के लिए जो प्रशासनिक मूल्य होते हैं वो प्रशासनिक मूल्य क्या क्या है, प्रशासनिक मूल्यों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रशासनिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, प्रशासनिक मूल्यों के आने से क्या फ़ायदे होंगे प्रशासन में, और इसमें ही कुछ प्रशासनिक मूल्य हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनको हमें, जो हमारे सिलेबस में एक साथ प्रॉपरली मेंशन है, जैसे पारदर्शिता, सत्यनिष्ठता, इस तरीके उत्तरदायित्व, इस तरीके जो समर्पण, सेवा भावना, संवेदनशीलता, इस तरीके के जो प्रॉपरली मेंशन है, इनको अलग अलग करके चैप्टर बना बना के एक एक छोटी छोटी यूनिट बना के पढ़ना है। तो आज अपन पूरा पढ़ लेंगे, एक एक तत्व जो है सत्यनिष्ठा से लेकर सेवा भावना, समर्पण भावना तक की, वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सत्यनिष्ठा से बाकी की यूनिट्स को। और आज पूरा पढ़ेंगे कि प्रशासन में नैतिकता होता क्या है, इसके क्या क्या आयाम है, यहाँ इसके डायमेंशंस कवर करेंगे। तो वही वाली बात आती है ऑफिस से। लोक प्रशासन में नैतिकता के लिए पहला शब्द इंपॉर्टेंट है। लोक प्रशासन क्या है, बड़ा सिंपल सा सीन है। लोक सेवाएं जो होती है ना, उन लोक सेवाओं को कवर करने वाला जितना भी कार्यक्रम है वो सबका सब आता है किसके अंदर, लोक प्रशासन के अंदर। सिंपल सा है, जनता के कल्याण के लिए जितनी भी सरकारी सेवाएं, जनता के कल्याण के लिए जितनी भी सार्वजनिक सेवाएं लगी हुई हैं वो सब कहलाती क्या है, लोक प्रशासन। ठीक। ये चीज़ सबको पता है बहुत अच्छे से। किसी भी तंत्र को चलाने के 3 भाग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका का स्तर होता है ना, वो होता है लोक प्रशासन। मतलब सरकार के अंडर में, विधायिका के अंडर में, न्यायपालिका के अंडर में जो कार्यपालिका होती है वही क्या कहलाती है, लोक प्रशासन कहलाती है। लोक प्रशासन एक वो संस्था है जो सरकार के विधि सम्मत तरीकों से, सरकार के विधि सम्मत तरीकों के मतलब सरकारी कानूनों के अंडर में रहते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने का प्रयास करती है। जो भी नीति बनाते हैं संसद में बैठकर, जो भी नीति बनाते हैं दिल्ली में, या जो भी नीति बनाते हैं विधायिका वाले भोपाल में राज्य सरकार के स्तर पर बैठ के, उनको लागू कराने का कार्यक्रम किसके हाथ में आता है, उनको लागू कराने का कार्यक्रम आता है आपके लोक प्रशासन के अंडर में। एक कमेंट था कि सर डिटेल में बताइए आईपीसी क्या होता है टाइप। तो भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एथिक्स मेंस का टॉपिक है ना, एथिक्स मेंस पेपर 4 प्री नहीं है। हाँ, और इतना तो मान के चलते हैं कि मेंस का अगर सिलेबस कवर अप या वाइंड अप कर रहे हो तो आपने ये थोड़ा बहुत आईपीसी जैसे वर्ड जो है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये तो सुन रखे होंगे। ठीक। और रेगुलर में फिर भी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट कवर हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा इतना कवर करना आसान नहीं। और वैसे भी आईपीसी वहाँ पे बस एक जिक्र मात्र था, उसको किसी आंसर में लिंक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है। तो लोक प्रशासन, बराबर। लोक प्रशासन में नैतिकता के लिए पहला पार्ट अपन ने पढ़ा, लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन जनता की सेवा के लिए जितनी सार्वजनिक सेवाएं हैं वो सब लोक प्रशासन है। जो विधायिका के अंडर में कार्यपालिका काम करती है, लोक प्रशासन है। इसकी मजबूरी है, ये उनके विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के हमेशा अंडर में रहेगी। ठीक, उसके बाहर नहीं जा सकती। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है नैतिकता क्या है, सिंपल सी चीज़ है नैतिकता। हर वो चीज़ जो समाज कल्याण के लिए अच्छे बुरे के बीच में से अच्छे को प्रिफर करे वो नैतिकता है। दो चीज़ हैं, एक अच्छा और एक बुरा, जो अच्छे को प्रिफर करेगा वो नैतिक है, और उसी को फॉलो करना नैतिकता है। यहाँ से एक ब्रांच निकल के आती है, प्रशासनिक नीति शास्त्र। नीति शास्त्र हमने वीडियो लेक्चर्स में उसकी बात नहीं की, नॉर्मल क्लास में शायद हुई होगी। नीति शास्त्र एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, नीति शास्त्र एक व्यवहार परक मानवीय विज्ञान है जो सभ्य, जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आचरण का मूल्यांकन करता है। अगर इस पे ना भी जाएं तो एक सिंपल सा सीन है, नीति शास्त्र कौन सी चीज़ नीति के अनुसार उचित हुई है और कौन सी चीज़ नीति के अनुसार उचित नहीं हुई है, इसका अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है नीति शास्त्र। मतलब मैं हूँ और किसी एक का एग्जाम्पल मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया, कोई को भी ले लिया, XYZ शाहरुख खान। अगर हम दोनों के बीच में नहीं तुलना नहीं हो सकती, चलो तो आपने एक तरफ एग्जाम्पल में ले लिया मुझे, एक तरफ ले लिया साहिल भाई को, 2 लोग हो गए।
अगर हम दो के बीच में आप तुलना कर रहे हो नैतिकता के आधार पर, शरीफ कौन? साहिल भाई, तो साहिल भाई +1 हो गए। शिष्टाचारी कौन? साहिल भाई, तो साहिल भाई फिर +1 हो गए। विनम्र कौन? साहिल भाई, तो साहिल भाई फिर 1 हो गए। इन दोनों में, अनमोल पाठक और साहिल कुरैशी में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जिन बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, नैतिकता के बेसिस पे, हाँ बाकी चीज़ों पे नहीं, अगर नैतिकता के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे तो वो जो जिस भी पैरामीटर से जो भी मानक बना के हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, उन मानकों का अध्ययन ही नीतिशास्त्र है। वो सब मानक ही नीतिशास्त्र में आते हैं। सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, समानता, स्वतंत्रता, ये सब के सब किसके अवयव है? नीतिशास्त्र के अध्ययन है। ठीक, नैतिकता के अध्ययन के विज्ञान को नीतिशास्त्र कहते हैं। और नैतिकता क्या है? अच्छे बुरे के बीच में अंतर करने वाला सीन क्या है? नैतिकता है। अब मामला आता है प्रशासनिक नीतिशास्त्र क्या है? सिंपल, प्रशासन में नैतिक चीज़ों के अध्ययन करने वाले सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रशासनिक नीतिशास्त्र। प्रशासन में कोई भी काम हुआ, वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, वांछनीय हुआ कि अवांछनीय हुआ, वो क्या कहते हैं, नैतिक था कि अनैतिक था, वो सही था कि गलत था, इस चीज़ को जो अध्ययन किया जाता है जिसके अंदर, वो कहलाता है क्या है? प्रशासनिक नीतिशास्त्र कहलाता है। मतलब नैतिक मूल्यों का प्रशासन में समावेश करने वाले शास्त्र को क्या कहेंगे? नीतिशास्त्र, प्रशासनिक नीतिशास्त्र कहेंगे। मूल्य कौन से? हमेशा नैतिक मूल्य। किसके अंदर पढ़ रहा हूँ मैं? प्रशासन के अंदर, तो प्रशासनिक नीतिशास्त्र बराबर सीन। अब यहाँ से वापस से सीन, फिर एक नया शब्द, नैतिक मूल्य। ठीक, हमने कल मूल्य की अच्छे से बात की थी, आज यहाँ से एक वर्ड चेंज होकर कौन सा हो गया? नैतिक मूल्य। अरे सिंपल, आदमी के अंदर बहुत सारे मूल्य होंगे, वो मूल्य जो नैतिकता की दृष्टि से सही होंगे, जो नैतिकता के आधार पर अच्छे होंगे, मतलब मैक्सिमम समाज के कल्याण करने के लिए होंगे, वो मूल्य कहला जाएंगे कौन से? नैतिक मूल्य। मूल्य लास्ट वाले लेक्चर में बात हुई है। ऐसे मूल्य जो नैतिकता के आधार पर सही हैं, वो कहलाएंगे क्या? नैतिक मूल्य। खत्म बात। लोक प्रशासन में नैतिकता, लोक प्रशासन देख लिया, नैतिकता देख ली, प्रशासनिक नीतिशास्त्र देख लिया, नैतिक मूल्य देख लिया, प्रशासनिक नैतिकता देख ली। ये जो अलग अलग बार बार शब्दों को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि ये 3-3 नंबर की डेफिनेशन बन के आ जाता है। इसलिए मुझे कम से कम इनकी एक छोटी मोटी डेफिनेशन बनाना और लिखना आनी चाहिए, क्योंकि 3 नंबर में से 3 नंबर मिलने के सबसे अच्छे चांस होते हैं इसी जगहों पे। इसीलिए इन शब्दों को बार बार बढ़ा जाता है। सब में थोड़ा बहुत घुमा फिरा के वही चीज़ें आ रही हैं, लेकिन डेफिनेशंस बन जाती हैं और वहाँ पे मामला अटक जाता है। ठीक, प्रशासनिक नैतिकता, प्रशासन में नैतिकता इस प्रशासनिक नैतिकता, मतलब वो मापदंड हमेशा जब भी नैतिकता रहेगी, वो एक मापन की इकाई रहेगी। आप अच्छे हो, मैं बुरा, साहिल भाई अच्छे, अनमोल पाठक बुरे, तो एक दूसरे का मापन कर रहे हैं, ये मापन के लिए पैरामीटर बना रहे हैं। वो पैरामीटर क्या हो जाता है? प्रशासनिक नैतिक, मतलब वो पैरामीटर हो जाते हैं क्या? नैतिकता के पैरामीटर। उनको अगर मैं प्रशासन के मामले में ले आऊँ तो प्रशासनिक पैरामीटर। जैसे किसी भी सिविल सेवक ने कोई निर्णय लिया, अब वो निर्णय सही लिया, गलत लिया, वो व्यवहार की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से उचित था, अनुचित था, इसका मापन देखने का तरीका किस में आएगा? प्रशासनिक नीतिशास्त्र में। और जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ वो क्या हो जाएगी? प्रशासनिक नैतिकता हो जाएगी। ठीक, प्रशासनिक नैतिकता की आवश्यकता पड़ी क्यों? अरे सिंपल, किसी भी समाज में नैतिक चीज़ों की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए नैतिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ी कि अगर आदमी नैतिक होगा या समाज नैतिक होगा तो वहाँ पर क्या होगा? शक्ति के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी, आदमी अपने काम को अच्छे से करेगा, शासन के उद्देश्य आसानी से प्राप्त हो सकेंगे, भरोसा बढ़ जाएगा, विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, वो जो चीज़ है, जो राज्य है, वो निष्पक्ष हो जाएगा, ना किसी धर्म के प्रति झुकेगा, ना किसी राज्य के प्रति, ना अमीर के प्रति, ना गरीब के प्रति। यही कारण है भ्रष्टाचार की मुक्ति हो जाएगी, पारदर्शिता आ जाएगी, उत्तरदायित्व आ जाएगा। हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, करुणा, ये हमारे लिए बड़े टॉपिक है। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इनके नाम आएंगे। आज की क्लास में हमको इनको एक्सप्लेन करना, इनको पढ़ना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा आज का टारगेट है केवल क्या? इसको कवर करना कि प्रशासन में नैतिकता क्या है और यहाँ से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, या लोक सेवा में मूल्य क्या है। क्योंकि हमारे सिलेबस में एक चीज़ लिखी हुई है, लोक सेवा में सद्गुण व मूल्य। सद्गुण पे आएंगे, अभी किस पे? मूल्य। तो पहले लोक सेवा के मूल्य की बात कर ले, फिर अपन प्रशासनिक मूल्यों में एक बार जब एंटर करेंगे तो पूर्ण एक एक करके टॉपिक करके सब कवर करेंगे। ठीक, तो लोक प्रशासन में नैतिकता, लोक प्रशासन हो गया, नैतिकता हो गया, प्रशासनिक नीतिशास्त्र हो गया, नैतिक मूल्य हो गया, प्रशासनिक नैतिकता हो गई। अब मामला उठाते हैं नया, सिविल सेवा में बुनियादी मूल्य। हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं मूल्यों की।
मूल्य की मूल्य क्या है भाई? मूल्य हमारे वो मानक हैं जो किसी भी समाज में उचित अनुचित, सही गलत, वांछनीय अवांछनीय के बीच में मूल्यांकन निर्णय करवाते हैं, अंतर क्रिएट करते हैं, वो सब कहलाते हैं क्या? मूल्य कहलाते हैं। अब लोक सेवा के लिए मूल्य, ऐसे मूल्य जो लोक सेवा के लिए वांछनीय हो, ऐसे मूल्य जो लोक सेवा के लिए सही हो, ऐसे मूल्य जो लोक सेवक को निर्णय प्रक्रिया में योगदान प्रदान, सहायता प्रदान करे, वो सब मूल्य क्या कहला जाएंगे? लोक सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, बेसिक वैल्यूज़ जो होना ज़रूरी है। अगर किसी सिविल सर्वेंट में होगी तो फ़ायदे का सौदा है, नहीं होगी तो दिक्कत है। ठीक, अब सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य को मैं कई सब डिवीज़न में बांट सकता हूँ। जैसे सिविल सेवक में कुछ मानवीय मूल्य चाहिए। मानवीय मूल्य मतलब वो वैल्यू जो किसी आदमी के लिए, जो वो वैल्यू जो किसी इंसान के अंदर मानव होने के कारण होनी चाहिए। एक बेसिक इंसान की क्वालिटीज़ जो हमेशा उसमें होनी चाहिए। जैसे क्या? समता, आप में हम बराबर है, इसकी भावना क्या कहलाती है? समता कहलाती है। ठीक, उसके बाद स्वतंत्रता हमेशा से बुनियादी मूल रहा है। संवेदनशीलता, अगर मुझे दर्द हो रहा है तो आप उसके लिए फील करो, या आपको दर्द हो रहा है उसके लिए मैं फील करूं, वो क्या है? संवेदनशीलता। सहिष्णुता, जो आदमी मेरे विचारों के साथ पूर्णता सहमति नहीं रखता या मेरे विचारों के साथ असहमति रखता है, उसको भी मैं प्यार से डील करूँ, वो फीलिंग क्या कहलाती है? सहिष्णुता। ये बड़े टॉपिक हैं, आएंगे अभी यहाँ पे समझने के लिए, क्योंकि नाम लिखे रहेंगे तो बोलोगे क्या चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे ये शब्दों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बात कर रहा हूँ। ठीक, तो मानवीय मूल्य, ऐसे मूल्य जो इंसान के मानव होने के कारण उसके अंदर होना हमेशा ज़रूरी है, वो कहलाते क्या है? मानवीय मूल्य कहलाते हैं। मानवीय मूल्य मतलब समता, समानता, स्वतंत्रता, सहिष्णुता, त्याग, मानवाधिकार, ये सब के सब किसके अंदर आ जाएंगे? मानवीय मूल्य में आ जाएंगे। बराबर सी। अब एक सिविल सेवक में मानवीय मूल्य के साथ साथ होने चाहिए प्रशासनिक मूल्य। प्रशासनिक मूल्य क्या भाई साहब? ऐसे मूल्य, ऐसे परंपराएं, ऐसे आदर्श जो किसी भी प्रशासन की प्रक्रिया को आंतरिक रूप से प्रभावित करे तथा निर्णय प्रक्रिया में योगदान दें, प्रशासनिक मूल्य कहलाते हैं। मामला गड़बड़ा गया। प्रशासन में स्थापित वे परंपराएं या आदर्श, जैसे मैं एक डिपार्टमेंट में जॉब करना चालू किया, वहाँ जाते ही मुझे पता चला कि यहाँ पे हर आदमी पंचुअल आता है, वो परंपरा है। परंपरा करते करते सब लोगों ने एक्सेप्ट कर ली तो मूल्य बन गया। अपन ने बात की थी सामाजिक व्यवहार से, एक सामाजिक व्यवहार से परंपरा, परंपरा से प्रथा, प्रथा से लोकरीति, लोकरीति से मूल्य, इसके निर्माण की बात कर चुके हैं हम। तो अगर मैंने वहाँ जाके देखा हर आदमी पंचुअल आता है, टाइम पे आता है, तो मैं भी आना चालू करूँगा। तो उस संस्था का एक मूल्य क्या है? पंचुअलिटी। अगर उस संस्था में हर आदमी ईमानदार है, कोई भी रिश्वत नहीं लेता, तो दूसरा मूल्य क्या हो गया? ईमानदारी। तो मैं भी ईमानदार रहूँगा। अगर उस संस्था में हर आदमी कोई काम छुपा के नहीं करता, जो भी डिसीजन लिया है लोक कल्याण का वो सबको पता रहता है, उसमें मतलब टेंडर किसको जाना है, किसने कितने की बिडिंग करी, सब पारदर्शिता वाले हैं, तो वहाँ का एक मूल्य हो गया क्या? पारदर्शिता। तो ये सब मूल्य किस में हो गए? प्रशासनिक मूल्य हो गए, जो प्रशासन में योगदान देते हैं। मैं वहाँ पे काम करता रहूँगा, मेरे सीनियर से ये चीज़ सीखूंगा, वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह मैं बैठूंगा, मैं अपने जूनियर्स को भी ये सिखाऊंगा। तो ये सब क्या कहला जाएंगे? प्रशासनिक मूल्य। बहुत सारे हो सकते हैं प्रशासनिक मूल्य। पारदर्शिता हो सकता है, उत्तरदायित्व हो सकता है, उसके बाद आपका ईमानदारी हो सकता है, उसके बाद आपका समय पे आना हो सकता है, पंचुअलिटी, समयबद्धता हो सकता है, उसके बाद आपकी प्रतिबद्धता हो सकता है, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट। हाँ, कमिटमेंट। अगर आपने वो सलमान खान वाला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, वो ही प्रतिबद्धता। अगर आपने किसी लोक कल्याण के काम को उठा लिया है तो आप उसको पूर्ण करोगे। वो पूर्ण करने के लिए आपकी जो एफर्ट रहती है वो प्रतिबद्धता है। कई लोग छोड़ देते हैं। पीएससी एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रतिबद्धता, कमिटमेंट या दृढ़ता, परसिवरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। अगर आप कमिटेड हो तो आप लगे हो, अगर आप कमिटेड नहीं हो तो आप विचलन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक प्रशासनिक मूल्य क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? प्रतिबद्धता। ये सब मूल्य अपन डिटेल में पढ़ेंगे, मुझे प्लीज़ मैसेज मत करना कि ये शब्द अभी समझ नहीं आए, अपन करेंगे इनको। अभी यहाँ पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम देख रहे हैं अपन, प्रशासनिक मूल्य। और सिविल सेवक में क्या ज़रूरी है? तकनीकी मूल्य। टेक्निकल लेवल पे उसको क्या होना चाहिए? थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्निकल लेवल पे कैसे स्ट्रांग होना चाहिए? मितव्ययिता, मैं समझा चुका हूँ। कम खर्चीला हो, दक्षता, एफिशिएंसी, कम रिसोर्सेज में अच्छा परिणाम दे सके तो दक्ष है। कम रिसोर्स में अच्छा परिणाम, जैसे कैसे एग्जांपल कैसे समझाऊँ आपको? हाँ, जैसे हिमा दास, ना तो प्रैक्टिस करने के लिए उतने अच्छे उसके पास इक्विपमेंट थे, ना उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही उतने अच्छे कोचेस थे, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को प्रूफ किया। रिसोर्स कम, रिजल्ट ज़्यादा, दक्षता।
ठीक। और ये भी बात कर लेते हैं अपनी ये वीडियो ऑनलाइन का, ये वीडियो कोई रिसोर्स नहीं, PDF बाद में मिल जाता है आप लोगों को, मैं कहानी जैसी चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो मिनिमम रिसोर्स में समझ आ गया तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक। और वहीं अगर दूसरी तरफ ऑफलाइन की बात करो, बोर्ड होता है, मार्कर होते हैं, आपको समझाने के लिए एक सामने इंटरेक्शन का व्यू होता है, तो उसमें कम चीज़ों मतलब रिसोर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वहाँ एफिशिएंसी अलग अलग चेंज हो जाती है, ठीक। तो सिविल सेवाओं के लिए बुनियादी मूल्य, मानवीय मूल्य, प्रशासनिक मूल्य, तकनीकी मूल्य, पर्यावरण मूल्य। पर्यावरण का संरक्षण धीरे धीरे अपन ने बात की थी, लोक सेवा में वर्तमान परिवर्तन आने का एक कारण ये भी है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना पड़ा है। पहले पर्यावरण का संरक्षण जैसे मूल्य लोक प्रशासक के डायरी में नहीं होते थे, लोक प्रशासक के कार्य में नहीं होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो किसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, आपके इसकी तरफ शिफ्ट होते जा रहा है, पर्यावरणीय मूल्य के लिए। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि प्रशासन में नैतिकता लाने के लिए सिविल सेवा में कौन कौन से बुनियादी मूल्य चाहिए, तो मैं बोलूँगा मानवीय मूल्य चाहिए भाई साहब, जैसे समानता, संवेदनशीलता, करुणा आदि। प्रशासनिक मूल्य चाहिए, समयबद्धता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व। तकनीकी मूल्य चाहिए, दक्षता, प्रभावशीलता, आपका मितव्ययता। पर्यावरणीय मूल्य चाहिए, बेसिक ये चाहिए। अंदर डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो बहुत सारे थोक में बन जाते हैं इसके, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। प्रशासनिक मूल्य के निर्माणकारी तत्व क्या हैं? प्रशासनिक मूल्य के निर्माणकारी तत्व वो ही हैं जो मूल्य के निर्माणकारी तत्व हैं। मतलब मूल्य का विकास कैसे होता है, जिन कारकों से मूल्य का विकास होता है उनसे प्रशासनिक मूल्य का विकास होता है। जैसे शिक्षा का स्तर, प्राथमिक और उच्च शिक्षा अच्छी जगह से पढ़ा है, अगर वहाँ पे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, केवल किताबें रटाई नहीं जाती, तो उसके अंदर मूल्यों का विकास क्या होगा, अच्छा होगा। सामाजिक संरचना, ऐसे समाज में रहता है जहाँ चारों तरफ केवल एक ही चीज़ चलती है कि अराजक तत्व फैले हुए हैं, लड़ाई दंगा यही मामला है, तो उसके अंदर मूल्यों का विकास कैसे होगा, हिंसात्मक। ऐसा आदमी रहता है जहाँ सब सभ्य लोग रहते हैं, यहाँ देशभक्ति वाली भावना फील होती है, तो वहाँ पे कैसे मूल्यों का विकास होगा, देशभक्ति वाले, राष्ट्रभक्ति वाले। बस यही वाला सीन है, ठीक। हमने मूल्यों में पढ़ा था मूल्यों के विकास के तत्व, अब आ जाते हैं किसमें, प्रशासनिक मूल्यों के विकास के तत्व। प्रशिक्षण की व्यवस्था, अगर एक लोक सेवक की बात की जाए तो सेवा पूर्व या सेवा के दौरान जो प्रशिक्षण होता है उससे मूल्यों का विकास हो सकता है। मीडिया का प्रभाव, राजनीतिक पर्यावरण, बात हुई थी, अगर राजनीतिक ऊपरी स्तर पर अगर राजनेता ही भ्रष्ट है तो नीचे के लोक प्रशासक की हालत क्या होगी, वो भी भ्रष्टता की तरफ जाएगा। अगर वहाँ पर मूल्य क्या है, ईमानदारी उनका मूल्य है, तो इसको भी मजबूरी में क्या होना पड़ेगा, मूल्य होना पड़ेगा। और आखिरी वही चीज़, जनता प्रशासन संबंध। अपनी इन टॉपिक्स पे सब पे बात हो चुकी है, जनता प्रशासन संबंध। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बोला था जो सिविल सेवक है वो हमारे ही बीच का आदमी है, हमारे बीच में से निकल के गया है, लेकिन हमारे समाज के साथ दिक्कत क्या है, हमारे समाज में वैल्यू है पैसे की, ना कि आदमी की। अगर पैसे की वैल्यू है और पैसे कमाने के साधन नहीं दिए जाएंगे तो आदमी भ्रष्ट होने की संभावना बढ़ेगी। अगर जनता और लोक प्रशासक के बीच में संबंध अच्छे हैं, जनता लोक प्रशासक की इज्जत देती है उसके कारण कि वो ईमानदार है, तो उसमें ईमानदारी का मूल्य बना रहेगा। लेकिन अगर उसको उसकी ईमानदारी के कारण घाटा सहन करना पड़ता है या जनता के उसको इज्जत भी प्राप्त नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं डिगने के चांसेस रहेंगे। तो प्रशासन में मूल्य निर्माण के निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, सामाजिक संरचना, शिक्षा का स्वरूप, प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक पर्यावरण, मीडिया का प्रभाव, तकनीक, जनता प्रशासन संबंध। तकनीक वही, अब अगर हर चीज़ की निगरानी ई गवर्नेंस के माध्यम से की जाएगी तो मजबूरी में आदमी को क्या बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। तो एक मूल्य का विकास किसने करा दिया, तकनीक ने करा दिया, ठीक। अगर ये लेक्चर में कुछ चीज़ें टिप्पा कम पड़े तो एक बार मूल्य वाला जो नोट्स में लिखा होगा या मूल्य वाले में आपने जो वीडियो देखा होगा उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, ये पूरा उससे ही लिंक है, ठीक। केवल साइंस ही लिंक नहीं होता है पुराने टॉपिक से, हर टॉपिक पुराने टॉपिक से लिंक होता है, इसीलिए सिलेबस को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ाना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि ये सिलेबस की एक लाइन कंप्लीट करा दें फिर अगली लाइन पे शिफ्ट करें, नहीं होता। कई बार होता है पहली लाइन और पांचवी लाइन ही आपस में मर्ज होती हैं, तो इनको तोड़ मरोड़ के पढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो ज़रा इसको तो आराम से देखें। भारत में या बात करूं या दुनिया में बात करूं कि लोग के आपके लोक प्रशासन में नैतिकता को मिलाने की या नैतिकता के समावेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वही कारण है जो भारत में वही पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। तो लोक प्रशासक भ्रष्टाचार के कारण आम जनता के लिए उतने उपयोगी साबित नहीं हो गए थे, तो मजबूरी के कारण प्रशासन की दक्षता बनाने के लिए, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए
आम जनता के साथ उनको मिलने के लिए हम ज़रूरत पड़ी किस चीज़ को लाने की, वहाँ आपके नैतिक व्यवस्था को लाने की। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रशासन में नैतिकता का कुछ थोड़ा सा ऐतिहासिक क्रम बात करूँ तो बहुत पहले से प्रशासन में नैतिकता की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक, गुप्त काल से उपधा परीक्षण की बात की गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उपधा परीक्षण की बात, जो आदमी नौकरी करेगा उसको पहले कुछ परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। प्राचीन भारत में पढ़ते हैं, उन्हें उपधा परीक्षण कहते हैं। जो जिस नौकरी के लिए आया है उसको उस नौकरी में आने काबिल है कि नहीं है, इसके लिए वो उपधा परीक्षण करता था। लेकिन वर्तमान समय में जर्मनी एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले एक फिक्स्ड प्रशासनिक वर्ग के गठन की बात की। आधुनिक में चीन में पहले से है, लेकिन आधुनिक में जर्मनी था जिसने एक संगठित नियमित प्रशासनिक वर्ग की स्थापना की बात की। लेकिन सबसे पहले लोक प्रशासन में स्थापना की जो बात करने वाला है, लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थापना की बात करने वाला जो है वो अमेरिका है, कि लोक प्रशासन में एथिक्स होना चाहिए, ये बोलने वाला कौन है, अमेरिका है। लेकिन हमारे लिए जो ऑफिशियल किसी समिति का नाम आता है वो आता है इसमें ऐतिहासिक तौर पे नॉलन समिति। ठीक, ऐसे ही नाम है भाई। अमेरिका वो ब्रिटेन का कोई अंग्रेज है, इंग्लैंड का कोई अंग्रेज है, लॉर्ड नॉलन। 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेयर ने लोक सेवकों की जो सार्वजनिक जीवन में लगे थे, सिविल सर्वेंट, उनके अंदर जो गिरावट आ रही थी, उनके मूल्यों में, वैल्यूज़ में गिरावट आ रही थी, उस पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई लॉर्ड नॉलन की अध्यक्षता में, उसे कहते हैं नॉलन समिति। उस नॉलन समिति ने कहा कि किसी भी लोक प्रशासक में ये 7 गुण होने चाहिए। नंबर 1, लक्ष्य उन्मुक्तता, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब उसको केवल अर्जुन जैसे तोते की आग दिखनी चाहिए, वो अपने लक्ष्य के लिए आगे जाए, इधर उधर की चीज़ें ना देखे। नंबर 2, निस्वार्थता, अपने आप का स्वार्थ ना देखे, वो हर काम किसके लिए करे, लोकहित के लिए, आम जनता की भलाई के लिए। खुलापन, खुलापन को मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो पारदर्शिता, कोई चीज़ छुपाए नहीं, जो चीज़ हो वो क्या है, ओपन स्तर पे हो। ईमानदारी, समझ आने की बात नहीं, सत्यनिष्ठा। अगला वीडियो इसी पे रहेगा, थोड़ा टफ टॉपिक है इसलिए अगले पे छोड़ते हैं। जवाबदेहिता, अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ सही है या गलत, अगर मुझसे कोई ये बात पूछने आएगा तो मैं उसका सही से रिप्लाई कर पाऊँ, ये जवाबदेहिता है। ठीक, राष्ट्रभक्ति, नॉलन समिति ने केवल 7 लक्ष्य रखे थे, हमको केवल नॉलन समिति की नज़र रखनी है कहीं 3 नंबर पे ना आ जाए। भारत में अगर नैतिकता की स्थापना की बात की जाए तो कब कब चालू की, भारत में नैतिकता की स्थापना की बात है ना कौटिल्य के ज़माने से चली आ रही है। कौटिल्य ने बोला था कि इनका परीक्षण किया जाए, उसके बाद इनको रखा जाए। अपने यहाँ जो आते हैं समाहर्ता, तीर्थ वगैरह वगैरह, इन सब की नौकरी उसके बाद दी जाए। भारत में आधी से ज़्यादा चीज़ों की अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो कौटिल्य का नाम आता ही है। इस आदमी ने पता नहीं क्या क्या किया है उस ज़माने में। ठीक, लेकिन हम मॉडर्न में आते हैं, हम आज़ाद हुए। आज़ाद के बाद भारत में कभी भी लोक प्रशासन में नैतिकता की बात नहीं की गई, इसीलिए हमारे यहाँ प्रशासनिक स्तर पे प्रशासक जैसे उभर के आए। बात कर चुका हूँ, प्रशासक, अभिजात वर्गीय प्रशासक उभर के आए, जो अपने आप को राजा और आम जनता को अपने से निकृष्ट समझते थे। लेकिन इस कमी को भरने के लिए, इस कमी को पाटने के लिए 1997 में जब सब स्टेट के सीएम की मीटिंग हुई तो वहाँ पर बात उठी कि भाई साहब लोक प्रशासन में नैतिकता शामिल की जाए, मतलब एक आचार संहिता बनाई जाए। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऐसे नियम जिस पे सिविल सेवक को काम करना पड़ता है, वो कहलाते हैं आचार संहिता। जैसे सिविल सेवक को काम करना पड़ता है, एक सिंपल सी बात है, सिविल सेवा की आचार संहिता की पहली बात है आम जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखना। आम जनता के साथ घुलने मिलने जैसा, कि एक ऐसा संबंध रहे कि आपस में वो आपको आपकी गलतियाँ बता सके और आप उनका थोड़ा सा प्रशासन में उनका योगदान ले सको। ये संबंध बनाना, ये आचार संहिता का हिस्सा है। भ्रष्टाचार नहीं करना आचार संहिता का हिस्सा है। सार्वजनिक स्थान में नशे में नहीं रहना सार्वजनिक आचार संहिता का हिस्सा है। मतलब अगर आपको किसी जॉब में रहना है तो क्या क्या काम करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये बताने वाली किताब कहलाती है आचार संहिता। तो वो मुख्यमंत्रियों की जो मीटिंग हुई उसने बोला गया कि भारत में प्रशासनिक लोक सेवकों के लिए क्या बनाई जानी चाहिए, आचार संहिता बनाई जानी चाहिए। ठीक, मान गए। उसी की अनुशंसा पर, उसी को आगे बढ़ाते हुए 1999 में, हाँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, YB चौहान महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे, इन्होंने अनुशंसा की कि नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए लोक प्रशासन में। अनुशंसा मतलब रिकमेंडेशन, इनने एक सिफारिश की कि नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाए किसमें, लोक प्रशासन में। ठीक है भाई साहब। लोक सेवा बिल प्रस्तुत किया गया 2007 में लोकसभा में। लोक सेवा बिल मतलब लोक सेवा के अंदर कौन कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए, ये इस बिल में थे।
कि लोक सेवा में क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो सब इस बिल में थे। 2007 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन बधाई हो आज तक पास नहीं हुआ। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, सेकंड रिपोर्ट, प्रशासन में नैतिकता, भयंकर बड़ी रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में इसने भ्रष्टाचार के हज़ारों कारणों को उजागर किया, जिस रिपोर्ट में इसने ये बताया कि हमारे जो लोक सेवक हैं, ये पहले जो हम चाह रहे थे, इनसे उम्मीद कर रहे थे, ये उसमें कई चीज़ों पे खरे नहीं उतर पाए। ये आम जनता के लिए आज भी क्या बने हुए हैं, आम जनता के लिए अभिजात वर्गीय बने हुए हैं। हज़ारों चीज़ों का उजागर किया, ठीक। तो उसमें भी इसने बोला कि भाई लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थापना की आवश्यकता है। लेकिन किस्मत या भारत का सिस्टम, भारत में जो प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आती है ना, वो साहित्य सर्जन का एक स्थान है। साहित्य सर्जन मतलब लिखते जाओ, 1200 पन्ने की रिपोर्ट, 1600 पन्ने की रिपोर्ट, उसके ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस चीज़ के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी उसकी कोई वैल्यू बचती नहीं है। तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पे खास कार्रवाई आज तक होती देखी नहीं गई है, ठीक। चलें, तो ये हो गया प्रशासनिक भारत में इतिहास। अभी तक तो कोई ऐसे ऑफिशियल आया नहीं। आचार संहिता बनाई गई हैं, लेकिन वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में वेरी करती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी होती है। जब बात करेंगे तो आएंगे, नीति संहिता और आचार संहिता पे भी आएंगे। अभी तक का मामला यहाँ का क्लियर है। इसके बाद इसके आखिरी दो टॉपिक, लोक प्रशासन में नैतिकता की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो नैतिकता के स्तर को प्रभावित करेंगे लोक प्रशासन में। सिंपल सा है, किसी भी संगठन में चली आने वाली परंपरा है। जिस डिपार्टमेंट में हर आदमी पंचुअल होता है, उसमें नया जो मुलाजिम जाएगा, नया नौकरी करने आदमी जाएगा, उसको भी पंचुअल होना मजबूरी है। मेरा बॉस पंचुअल आ रहा है, मेरे यहाँ का चपरासी पंचुअल आ रहा है, तो मुझे भी आना पड़ेगा, कुछ इज्जत कमाने के लिए, कुछ बॉस की गाली से बचने के लिए। जहाँ पे सभी लेट आते हैं, मैं भी लेट आता हूँ, उसमें कोई बुराई है क्या? बुराई तो है, लेकिन ये बन जाता है। जहाँ परंपराएं ही अच्छी आ रही हैं, जहाँ पे हर आदमी ईमानदार चला रहा है, उस डिपार्टमेंट में सब ईमानदार रहेंगे। जहाँ भ्रष्टाचार की गंगा बहती है वहाँ भ्रष्टाचार होगा। नया आदमी भी आके अपने आप को वहाँ पे वैसे ही पाएगा, थोड़े दिन रजिस्ट करेगा, फिर क्या होता है। ये भारत के लोक प्रशासक की बड़ी दिक्कत होती है। जब नया नया ड्यूटी ज्वाइन करता है तो मैं दुनिया हिला दूंगा, पत्रकार पोपटलाल टाइप, ये सोच के जाता है, और थोड़े दिन बाद दुनिया उसको हिला देती है, तो वो बन जाता है कैसा सेम। ये मैं नहीं बोल रहा, ये कई समितियों ने बोला है कि शुरुआती दौर में जो वो रहता है काम करने का जोश, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक। इस चीज़ को मैं बताऊंगा एक जगह और, करुणा की थकान में। करुणा जब पढ़ेंगे अपन, कंपैशन, उसमें इस चीज़ को और एक बार बताऊंगा दूसरे तरीके से, ठीक। संगठन में व्याप्त आंतरिक, औपचारिक तथा अनौपचारिक संबंध, जो एक संगठन में बड़े अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, बड़े अधिकारी, एक क्लर्क, बड़े अधिकारी, प्यून, इनके बीच में जो संबंध होते हैं वो भी नैतिकता को निर्धारित करते हैं। जिस डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी केवल अपने नीचे वालों को पैर की जूती समझेगा, वहाँ नैतिकता की स्थापना की संभावनाएं मुश्किल होंगी। लेकिन जहाँ पर सांवेगिक बुद्धिमत्ता के साथ ऊपर वाला नीचे वालों के साथ अपने समान स्तर का व्यवहार करेगा, वहाँ पर नैतिक मूल्य की स्थापना के उद्देश्य ज़्यादा होंगे। सांवेगिक बुद्धिमत्ता एक बार रिवाइज करना अगर टिप्पा कम पड़ा हो तो। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता, मैं बेईमान हूँ, मेरी नौकरी जाएगी, मैं जेल जाऊँगा, अगर मुझे 100% कन्फर्म है, मैं 1 रुपये की रिश्वत लेने में भी डरूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि अगर आज मैं भ्रष्टाचार करूँगा, मेरे फंसने के चांसेस 5% हैं, उसमें भी चांसेस हैं कि लंबे टाइम तक कोर्ट केस चलेगा और मैं बच जाऊँगा, तो उसमें सीन क्या? तो उसमें आदमी के भ्रष्टाचार करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक। संगठन में संचार के माध्यम तथा पद्धतियाँ, जहाँ पर संचार के माध्यम ऐसे हैं जो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वहाँ पे भ्रष्टाचार के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे पहले का काम, आज से कुछ सालों पहले का, जब ऑनलाइन या ई गवर्नेंस पे नहीं गए थे, ये चिट्ठी हमारे विभाग से जाएगी उस विभाग में, उस विभाग से जाएगी उस विभाग में, फिर काम होने में लगेगा टाइम। तो आदमी इतना इंतजार नहीं कर सकता था, तो रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाता था कि काम जल्दी हो जाए। लेकिन अब ई गवर्नेंस, यहाँ से ईमेल कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट, उसने तुरंत अपने यहाँ का रिपोर्ट भेज दी इस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे नैतिकता की स्थापना के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक। समाज में प्रचलित नैतिक मूल्य और मानक, समाज ईमानदार, समाज से निकल के आने वाला लोक प्रशासक ईमानदार, तो उसका डिपार्टमेंट ईमानदार, तो पूरा का पूरा प्रशासन ही क्या हो जाएगा? ईमानदार हो जाएगा। समाज भ्रष्ट, उससे निकल के आने वाला आदमी भ्रष्ट, उसका डिपार्टमेंट भ्रष्ट, तो पूरा पूरा सिस्टम क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। सिंपल सी बात है। लोक सेवाओं के प्रति राजनेताओं का दृष्टिकोण, अपनी कई बार बात हुई है, वही वाला सीन है। ये लोक प्रशासक अगर ईमानदार होगा तो राजनेताओं को ईमानदार सलाह देगा, वो ईमानदार काम करेगा तो देश का विकास होगा, ठीक। बहुत सारे हैं मूल्य नैतिकता के, लेकिन मैं अभी इन चीज़ों को समझाने के लिए सिंपल ईमानदारी को लेकर चल रहा हूँ। अगर वो नेता भ्रष्ट होगा
अपने नीचे वाले प्रशासक पे दबाव बनाएगा, इसको भ्रष्ट होना पड़ेगा, सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा। इन दोनों का संबंध अच्छा है, सकारात्मक, ईमानदारी पूर्ण है, नैतिकता वाला है तो विकास होगा। इन दोनों का संबंध अनैतिक है, नकारात्मक है तो विकास की जगह क्या होगा, अवनति होगी। ठीक, मुझे कुछ ऐसा लगता है एथिक्स पढ़ाते पढ़ाते मेरी हिंदी अच्छी सुधर जाएगी। ऐसे शब्दों का प्रयोग अवनति है। मेरी बौद्धिक क्षमता का विकास मुझे लगता है इस बुढ़ापे में देखने को मिल सकता है। ठीक, कहाँ चला गया, बड़ा अटक जाते हैं इसमें भाई। हाँ, सेवा शर्तों की सुदृढ़ता, अशोक खेमका के रिजल्ट की बात अपन ने कल भी की थी। अगर अशोक खेमका को पता है कि 3 साल एक डिपार्टमेंट में रहेगा तो ईमानदारी दम दम से करेगा। हटा के बताओ मुझे, मैं तो भ्रष्टाचार का उजागर करूंगा ही। लेकिन उसको अशोक खेमका साहब ने गया, भ्रष्टाचार का उजागर किया, खेमका साहब को फिर ट्रांसफ़र कर दिया। अगर सेवा शर्तें सुदृढ़ होंगी तो नैतिकता की स्थापना के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर सेवा शर्तें सुदृढ़ नहीं होंगी तो नैतिकता की स्थापना की संभावना क्या होंगी, कम होगी। ठीक, सरकार की या प्रशासन की जनता के बीच में छवि या जनता का प्रशासन के प्रति दृष्टिकोण सिंपल सा है। आप जिस चीज़ के लिए आदमी को सम्मान दोगे वो उतने ही जोश के साथ ईमानदारी से काम करेगा। एग्जाम्पल में ले सकते हैं, अभी हाल कोरोना योद्धा चल रहा है, डॉक्टर्स को या फिर आपके पुलिस वालों को, सफाई कर्मियों को, ये जितने भी हैं, जो लोग, ये बैंक वाले, बैंकर्स हैं, ये हैं, या फिर इमरजेंसी सर्विसेज में कई सरकारी ऑफिस के मुलाजिम हैं, ये सब के सब इस कठिन परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं। अगर हम इन्हें जितनी इस टाइम रिस्पेक्ट देंगे ये उतने जोश से काम करेंगे। वरना अगर आप इनको रिस्पेक्ट ना दे के इनके खिलाफ जनता का दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाएगा तो वो भी इंसान है, डिमोटिवेट होंगे तो काम के प्रति उनका लगाव क्या होगा, स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। बराबर कहानी। ठीक, तो इसको एक बार पढ़ के देख लेना। ठीक, अब लोक प्रशासन में नैतिकता या लोक प्रशासन के लिए या सिविल सेवक के लिए बुनियादी मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन शुरुआती अपना वही संविधान के जो मूल्य हैं उनके प्रति निष्ठा, देशभक्ति, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, मतलब काम के प्रति समर्पण। जो कुछ हूँ मैं अपने काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, प्रतिबद्धता, कमिटमेंट करके ही छोड़ूंगा, गायब नहीं होऊंगा। राजनीतिक तटस्थता, मतलब मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं सरकार का आदमी हूँ। जिसकी जो भी पार्टी रहे मैं अपना काम नियम के तरीके से करूँगा। उत्तरदायित्व, मैं जवाब दूंगा मैंने जो भी काम किया है, अगर गलत हो तो मुझे सज़ा देना, कोई दिक्कत नहीं, उत्तरदायी हूँ मैं इस काम के लिए। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, ओपन, कोई बेईमानी नहीं है साहब, जो काम कर रहा हूँ ईमानदारी से देख लो, आप चेक कर लो, आपके पास जो भी तरीके आप उसे चेक कर सकते हो, वो पारदर्शिता। समयबद्धता, पंक्चुअलिटी, ये सब हैं। अब इनमें से कुछ चीज़ें मेरे सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन है, जैसे सत्यनिष्ठा 1, पारदर्शिता 2, उत्तरदायित्व 3, सहिष्णुता 4, प्रतिबद्धता 5, करुणा 6, वंचित वर्गों के प्रति सेवा भावना 7, समर्पण, लोक सेवाओं के लिए समर्पण 8। इन चीज़ों को मुझे प्रॉपरली पढ़ना है, एक एक करके टॉपिक बना के, जिसकी शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आज के में अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो एक चीज़ का पहला सजेशन दूंगा कि पहले मूल्य वाला चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक, और मूल्य वाले में से किसी के शायद कोई डाउट नहीं आए थे मेरे पास मैसेजेस में। हाँ जी, मूल्य वाले चैप्टर में मेरे पास कोई डाउट नहीं आए थे, तो उसकी कोई बात अभी नहीं करेंगे। ये वीक में हम 2 बड़े टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो लोक सेवा के लिए बुनियादी मूल्य वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और दूसरा हम इसके साथ अभिक्षमता वाला चैप्टर आधा कंप्लीट करेंगे। ठीक, कुछ चीज़ों को छोड़ के, तो थोड़ा सा बने रहें साथ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होती है मुलाकात कल।